कहानी की शुरुआत इंडोनेशिया के एक बेहद अलग थलग और अनजान द्वीप से होती है। ये टापू नक्शे पर भी कहीं दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ विशाल समुद्र और घना जंगल फैला हुआ था। इन्हीं घने जंगलों के बीच अंतरराष्ट्रीय गिरोह के कुछ गैंगस्टर छुपे हुए थे। वे सब मिलकर एक बहुत बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। उन्हें इस वीरान द्वीप के अंदर से कुछ बेहद पुरानी और कीमती चीजें मिली थीं। इसी जश्न के बीच उनका एक साथी चुपके से बाकी लोगों से अलग हो जाता है। वह घनी झाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ों को हटाता हुआ जंगल में आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसका पैर जमीन पर पड़ी किसी भारी और सख्त चीज से टकराता है तो उसकी नजर एक लोहे के मास्क पर पड़ती है। वह मास्क बेहद अजीब और खौफनाक बनावट का था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि यह किसी बहुत पुराने दौर का है। वह आसपास की झाड़ियों को पूरी ताकत से हटाने लगता है। कुछ ही दूरी पर पत्थरों के एक विशाल ढेर के पीछे उसे एक संकरा रास्ता दिखता है। ये रास्ता जमीन के नीचे एक अंधेरी गुफा की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था कि असली और बड़ा खजाना इसी रास्ते के अंदर छुपा है। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है और तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगती। उसका पैर जमीन के अंदर लोहे के नुकीले जालों में बुरी तरह फंस जाता है और उसकी दर्दनाक चीख उस विशाल गुफा के गहरे अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो जाती है। इस दर्दनाक हादसे के ठीक 20 साल का लंबा वक्त बीत जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम एक नई खोजकर्ता टीम को उसी टापू पर देखते हैं। इस टीम का लीडर बैन नाम का एक सिरफिरा इंसान था। बैन को इस टापू पर द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने का एक सीक्रेट सैन्य बंकर मिल चुका था। बैन किसी भी कीमत पर उस बंकर के अंदर जाकर बड़ा हाथ मारना चाहता था, लेकिन उसकी साथी जेसिका के मन में अजीब सी हिचकिचाहट और डर फैला हुआ था। जेसिका को लग रहा था कि इतने सालों से वीरान पड़ी इस जगह में कोई बहुत बड़ा खतरा है। वे अपनी सुरक्षा टीम के सोल्जर्स को बंकर के मुख्य द्वार पर ही रुकने का आदेश देते हैं ताकि बाहर से कोई उन पर अचानक हमला न कर सके। जैसे ही बैन और जेसिका उस बंकर के भारी दरवाजे को पार करके अंदर जाते हैं, जैसे जैसे वे अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, खोजते खोजते कॉरिडोर के एक अंधेरे कोने में उन्हें 2 इंसानी कंकाल मिलते हैं। उन कंकालों के कपड़ों पर पुराने मिलिट्री बैज लगे हुए थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी सैनिक थे जो दशकों पहले यहाँ आए थे। यह पूरा द्वीप पूरी तरह सुनसान, वीरान और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इतने ऊंचे और घने पेड़ थे कि कोई भी फौज आसानी से यहाँ छुप सकती थी। रास्ता खोजते खोजते टीम जंगल के एक और गहरे हिस्से में पहुंचती है। वहां उन्हें एक पुरानी और तबाह हो चुकी खदान का इलाका दिखाई देता है। सालों से वीरान पड़ी इस खदान की इमारतें पूरी तरह टूट चुकी थीं, लेकिन उसी मलबे और टूटी दीवारों के ठीक नीचे उन्हें एक लोहे का गुप्त दरवाजा दिखता है। वह दरवाजा जमीन के अंदर कितना गहरा जा रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था। सुरक्षा टीम का कैप्टन इस अनजान और खतरनाक जगह में जाने से साफ मना कर देता है। वह चेतावनी देता है कि बिना योजना के अंदर जाना खुदकुशी करने जैसा होगा। लेकिन बैन अब किसी की बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसके सिर पर सिर्फ और सिर्फ खजाने को हासिल करने का जुनून सवार था, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न चली जाए। जैसे ही वे भारी लोहे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाने की तैयारी करते हैं, अचानक ऊपर की पहाड़ियों से गोलियों की भीषण और अंधाधुंध बौछार शुरू हो जाती है। सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर बदल जाता है और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग भागकर उसी खदान के अंदर घुसने लगते हैं। कैप्टन के सोल्जर्स अपनी जान पर खेलकर बाहर से कवर फायर दे रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बैन और जेसिका को जिंदा सुरक्षित रखना था। तभी पहाड़ियों पर मौजूद अपराधियों की तरफ से एक ग्रेनेड अंदर फेंका जाता है। वह धमाका इतना भीषण और तेज होता है कि खदान का मुख्य द्वार ही उड़ जाता है। धमाके के काफी देर बाद जब चारों तरफ फैला बारूद का धुआं धीरे धीरे छंटता है तो सब लोग एक एक करके होश में आने लगते हैं। चारों तरफ घायल और खून से लथपथ सोल्जर्स पड़े हुए थे। एक सोल्जर मलबे के नीचे दबा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। माहौल बहुत भारी, तनावपूर्ण और गुस्से से भर चुका था। कैप्टन को अब हर हाल में इस पूरी तबाही का जवाब चाहिए था। तभी मजबूरी में बैन अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि कई साल पहले उसके अपने पिता भी इसी रहस्यमयी द्वीप पर आए थे। उनके पिता का मानना था कि इस जगह एक ऐसा बेहिसाब खजाना छुपा है जो पूरी दुनिया की गरीबी को पल भर में खत्म कर सकता है। लेकिन उसके पिता उस खजाने तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गए। ये राज सिर्फ और सिर्फ बैन और जेसिका ही जानते थे, और यही वजह थी कि वे दोनों किसी भी कीमत पर यहाँ तक पहुंचे थे। अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है कि बाहर हमला करने वाले गैंगस्टर्स भी उसी खजाने के पीछे पड़े हैं। कैप्टन का गुस्सा बैन पर बुरी तरह फूट पड़ता है। उसे लगता है कि बैन के इस अंधे लालच की वजह से उसका एक बेकसूर सोल्जर मारा गया। कैप्टन फैसला करता है कि वह अब इस खौफनाक खेल का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अब इस जगह से वापस लौटना आसान नहीं था। बाहर जाने का मुख्य रास्ता भारी पत्थरों और मलबे के नीचे हमेशा के लिए दब चुका था। अब इस अंधेरे जाल से बाहर निकलने के लिए उन्हें बंकर के अंदर ही कोई नया रास्ता ढूंढना ही पड़ना था।
कैप्टन और उसके सोल्जर्स अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी दीवारों के बीच उन्हें एक बहुत ही संकरा और अंधेरा रास्ता दिखाई देता है। ऊपर से तो ये सिर्फ एक छोटी सी गुफा लगती है, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं, खौफनाक सच्चाई सामने आती है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अंदर एक बहुत बड़ा और विशाल बंकर छुपा हुआ था। सब लोग डरते और अपने हथियार संभालते हुए पीछे पीछे चलते हैं। सीढ़ियां उतरकर वे एक पुरानी लकड़ी के बने पुल पर पहुंचते हैं। एक पल को लगता है कि यह जर्जर पुल उनके वजन से टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही वे पहला कदम रखते हैं, पूरा पुल हिलता तक नहीं। और तभी बिना किसी इंसान के छुए बंकर की सदियों पुरानी लाइट्स अपने आप जल उठती हैं। बंकर की लाइट्स का अचानक अपने आप जल उठना पूरे माहौल में दहशत फैला देता है। कैप्टन तुरंत हाथ का इशारा करके पूरी टीम को रुकने के लिए कहता है। उसे गहरा शक हो जाता है कि इतने सालों से बंद पड़ी जगह में लाइट्स कैसे चालू हो सकती हैं। दीवारों पर जापानी साम्राज्य के सैन्य झंडे और अजीब निशान लगे हुए थे। साफ दिख रहा था कि यह सब द्वितीय विश्व युद्ध के दौर का बना हुआ ढांचा है। अब हर एक कदम बहुत संभल कर और फूंक फूंक कर बढ़ाया जाता है। कैप्टन धीरे धीरे पुल पार करता है और पूरी टीम एक बहुत बड़े चैम्बर में पहुंच जाती है। यह जगह किसी पुरानी मिलिट्री रिसर्च लैब और स्टोर रूम जैसी लग रही थी। चारों तरफ अजीबोगरीब दवाइयों की बोतलें, केमिकल के डिब्बे और भारी गैस मास्क पड़े थे। ये गैस मास्क आम इंसानों के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए थे। सब कुछ देखकर साफ समझ आ रहा था कि यहाँ इंसानों पर कोई बहुत भयानक प्रयोग होता था। थोड़ी छानबीन करने पर सोल्जर्स को वहां पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर और देखकर सच्चाई और भी ज्यादा डरावनी निकलती है। यह जगह युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए कैदियों पर किए गए प्रयोगों का गुप्त अड्डा थी। अब यह पूरा मामला सिर्फ पैसों या खजाने का नहीं रह गया था। कैप्टन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी अंडरग्राउंड जगह सिर्फ सोना छुपाने के लिए बनी होगी। उसे पक्का लगने लगता है कि बैन और जेसिका अभी भी उनसे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं, और शायद ये पूरी कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी उन्हें बताई जा रही है। इसी बीच एक सोल्जर कॉरिडोर के बाहर अकेले पहरा दे रहा होता है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अचानक उस सोल्जर को महसूस होता है कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे से अपने हथियार के साथ पीछे मुड़ता है और एक पल के लिए उसे टॉर्च की रोशनी में एक अजीब सा नकाबपोश इंसान दिखता है। सोल्जर के इस खुलासे के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही खौफनाक सवाल घूम रहा था कि यह जगह असल में बनाई किस मकसद के लिए गई थी, और जिस असीमित खजाने के लिए वे अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आए हैं, वह सच में वजूद रखता भी है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जेसिका अब बैन की आंखों में आंखें डालकर देखती है और उसे इशारा करती है कि अब सोल्जर्स से सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बैन बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका खुद पूरा सच उगल देती है। वह बताती है कि यह कोई माइनिंग एरिया या खदान नहीं थी। यह पहले एक जापानी मिलिट्री अस्पताल था, जिसे बाद में जापानी सेना ने एक बहुत ही गुप्त जैविक प्रयोगशाला सीक्रेट लैब में बदल दिया था, जहां दुश्मन सैनिकों और कैदियों पर खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जो डॉक्यूमेंट्स और फोटोज उन्हें मिले थे, वे इसी खौफनाक सच्चाई के जिंदा सबूत थे। अब बात आती है उस खजाने की, जिस पर कैप्टन को अभी भी जरा सा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि खजाने का कोई भी पक्का सबूत उनके हाथ नहीं लगा था। जेसिका भी ईमानदारी से मानती है कि पूरी जानकारी उनके पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसे अपने पिता की बातों पर यकीन है कि खजाना इसी लैब के अंदर कहीं छुपा है। जैसे ही सोल्जर्स के कानों में खजाने का नाम दोबारा पड़ता है, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। डर के साथ साथ अब उनके दिलों में अंधी हवस और लालच जाग जाता है। इसी बीच उनका एक सोल्जर जॉन, जो धमाके में बुरी तरह घायल हुआ था, तड़प रहा होता है। उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी और सबको समझ आ रहा था कि वक्त बहुत कम है। कैप्टन साफ कह देता है कि अब और अंदर जाना अपनी मौत को दावत देना होगा। सबसे पहले यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वह एक सोल्जर को अपने साथ लेता है और बाकी सबको स्टोर रूम में ही रुकने का आदेश देता है, ताकि कोई और नया सोल्जर खतरे में न पड़े। लेकिन बैन को कैप्टन का यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसके लिए यहाँ से जान बचाकर निकलना नहीं, बल्कि खजाना ढूंढना सबसे बड़ा मकसद था। बैन अपनी जिद पर अड़ा रहता है और अपनी प्रेमिका 2 सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि कैप्टन और जेसिका वहीं रुककर घायल सोल्जर जॉन की देखभाल करने लगते हैं। इसी दौरान कैप्टन और जेसिका के बीच पुरानी बातें होने लगती हैं। कैप्टन बताता है कि अपनी जवानी में वह भी सिर्फ अपने पैसों और फायदे के बारे में सोचता था। वह जंग लड़ता था, बेकसूर लोगों को मारता था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने सब छोड़ दिया। अब वह वैसा बेरहम इंसान नहीं रहा और सिर्फ अपने सोल्जर्स की जान बचाना चाहता है। जेसिका कैप्टन की ये बातें सुनकर खामोश हो जाती है और माहौल भारी हो जाता है। उधर दूसरी तरफ बैन और उसके साथी आगे बढ़ते बढ़ते एक बेहद अजीब जगह पर पहुंचते हैं। वहां जमीन में नीचे की तरफ लोहे की मोटी मोटी जालियां और पिंजरे लगे हुए थे, जैसे किसी खौफनाक जीव को बंद रखने के लिए ये पूरा सेटअप बनाया गया हो। बैन जाली के नीचे टॉर्च मारता है तो उसे एक अमेरिकी आर्मी का पुराना हेलमेट दिखता है।
अब यह बात और भी साफ हो जाती है कि इस जगह तक सिर्फ वे लोग ही नहीं पहुंचे थे। उनसे पहले भी कई सैन्य टुकड़ियां यहां आई थीं और शायद कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। उधर जॉन, जो घायल पड़ा था, अचानक जमीन में अजीब सी कंपन और हलचल महसूस करता है, जैसे जमीन के नीचे कोई जिंदा चीज रेंग रही हो। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, उसके नीचे की मिट्टी अचानक दलदल की तरह खिसकने लगती है। जॉन धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 20 साल पहले वह गैंगस्टर गायब हुआ था। कैप्टन और जेसिका उसकी चीखें सुनकर पागलों की तरह दौड़ते हैं। वे जमीन की मिट्टी हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन मर चुका था और उसका शरीर किसी तेजाबी केमिकल की वजह से गल रहा था। और जब वे आसपास देखते हैं तो वहां दर्जनों इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। इससे साफ हो जाता है कि यह गुफा लोगों को अंदर खींचकर मार देती है। तभी अचानक पीछे से कैप्टन और जेसिका पर हमला होता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। एक तरफ सोल्जर हर चीज को तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें वहां पे बहुत ही अजीब सी चीजें दिखती हैं जिनके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया होता है। वो हर चीज को अच्छे से ढूंढते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो कीमती चीज होगी, लेकिन वहां उन्हें ऐसी अजीबो गरीब और ऐसी खौफनाक चीजों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वहां वैन अपनी प्रेमिका के साथ वो भी ढूंढ रहा होता है। उसे भी कुछ भी कीमती चीज या बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। वो सारे बहुत ही तेजी से, बहुत ही ध्यान से हर चीज को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर को एक बोतल में एक अजीब सा कोई फेफड़ा दिखाई देता है। वहां बाकी जगह पे भी ऐसे ही अजीबो गरीब चीजें होती हैं। उन सोल्जर में से एक सोल्जर एक खुफिया रास्ते से जाने लगता है और उस खुफिया रास्ते से दूसरी जगह पहुंचता है। वहां वो देखता है कि बहुत ही पुरानी कंकरें और हड्डियां पड़ी हुई हैं और इंसानी जिस्म जो बहुत ही अरसे से वहां पड़े हुए हैं। वो ये सब देखकर डर जाता है और यहाँ वहां देखने लगता है और अपने पिस्तौल उठाकर कभी वहां देखता है तो कभी वहां देखता है। तभी उसके पीछे कोई चीज गुजरती है। वो पीछे उसको देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता है। अचानक से उसे एक अजीब सी दिखने वाला इंसान दिखाई देता है। वो उस पे हमला करता है। वो सोल्जर उसे करने लगता है लेकिन वो भाग जाता है और सोल्जर अभी संभला ही होता है कि अचानक से उसे एक और पीछे से वही अजीब सा दिखने वाला इंसान पकड़ लेता है। वो सोल्जर उससे लड़ने लगता है, उसे मारने लगता है। वो अजीब सा दिखने वाला इंसान भी उसे मारने लगता है। तभी वो उसकी आंखों पे हमला करता है जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन तभी वो वहां और बहुत सारे वैसे ही हैवानी इंसान हैवान आ जाते हैं जिनके मुंह के ऊपर एक लोहे जैसी चीज लगी होती है। तभी वहां दूसरी तरफ सोल्जर गेट को खोलने लगते हैं पूरे जोर से। वहां वैन और उसकी प्रेमिका भी खड़े होते हैं और 2 सोल्जर पूरे जोर से गेट खोलते हैं मगर वो नहीं खुल रहा होता। और वहां वो कैप्टन को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक और आदमी खड़ा है जिसके मुंह के ऊपर मास्क पहना हुआ होता है। वहां वो अजीब मास्क पहना आदमी सोल्जर और जेसिका के सामने गन तान के खड़ा होता है। कैप्टन काफी चालाकी से उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी जेसिका कहती है उसे मत मारो, शायद ये हमारे कुछ काम आ सकता। वह खुद को द्वितीय विश्व युद्ध का जापानी सोल्जर बताता है। वह आज भी 80 साल पुरानी जंग के वहम में जी रहा था और समझता था कि जापान जीत रहा है। जेसिका अपने डिजिटल डिवाइस पर युद्ध खत्म होने और जापान के सरेंडर के असली वीडियो दिखाकर उसका भ्रम तोड़ती है। सच्चाई जानते ही वह बूढ़ा जापानी सैनिक बुरी तरह टूट जाता है और घुटनों के बल गिर पड़ता है। वह जापानी सोल्जर रोते हुए बताता है कि इतने सालों तक वह जिंदा कैसे रहा। जापानी वैज्ञानिकों ने अमर फौज बनाने के लिए उन सोल्जर्स पर खतरनाक केमिकल्स के प्रयोग किए थे। उन्हें ऐसे इंजेक्शंस दिए गए थे जिससे वे कभी बूढ़े ना हों और मरने के बाद भी दोबारा खड़े हो सकें। वे सैनिक अब इंसान नहीं बल्कि बिना दर्द और दया वाले खौफनाक राक्षस बन चुके थे। और सबसे भयानक बात यह थी कि बंकर से बाहर निकलने के रास्ते उन्होंने खुद बंद कर दिए थे। उधर बैन और उसके साथी वापस मुख्य रास्ते पर लौटते हैं, लेकिन पत्थरों के गिरने से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। सबकी सांसें फूलने लगती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि बाहर कैसे निकलें। तभी अंधेरे से वही खौफनाक जीव उन पर झपट पड़ता है। वो सीधा बैन को जमीन पर पटक कर घायल कर देता है। बाकी सैनिक तुरंत अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सिर पर गोलियां लगते ही वह जीव ढेर हो जाता है। सब हैरान होकर उसके करीब जाते हैं। उसके सिर को ध्यान से देखने पर एक अजीब कोड लिखा मिलता है। यह साफ सबूत था कि वह कोई दैत्य नहीं था, वह भी कभी एक इंसान और सैनिक ही था जिस पर वो प्रयोग किया गया था। अब पूरी पहेली सुलझ रही थी। उस इंजेक्शन ने ही इंसानों को इन खौफनाक चीजों में बदला था। दूसरी तरफ जेसिका को बाहर निकलने का दूसरा गुप्त रास्ता मिल जाता है। वह कैप्टन और जापानी सैनिक को लेकर आगे बढ़ने लगती है। वहीं बैन, उसकी प्रेमिका और 2 सैनिक एक भयावह तहखाने में पहुंचते हैं। वहां का माहौल और भी खौफनाक था। सामने एक विशालकाय क्रिएचर बैठा हुआ था जिस पर और भी खतरनाक प्रयोग किए गए थे ताकि उसे और ताकतवर बनाया जा सके। चारों तरफ लैब का सामान बिखरा पड़ा था। छानबीन करते हुए बैन और उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ एक ट्यूब लगती है जिसके अंदर एक चमकीला सुनहरा लिक्विड भरा हुआ था। अब उन्हें एहसास होता है कि असली खजाना यही है, कोई सोना चांदी नहीं बल्कि इंसान को बदलने वाला यह लिक्विड। बैन एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है।
लेकिन उसकी प्रेमिका तुरंत उसे उकसाती है। वह कहती है कि इसे ब्लैक मार्केट में बेचने पर बहुत पैसा मिलेगा। इसके खतरनाक अंजाम की परवाह किए बिना बैन वह ट्यूब रख लेता है। उसने अनजाने में अपनी ही तबाही को चुन लिया था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिलता है। उसे खोलते ही वे एक बहुत बड़ी गुफा में कदम रखते हैं। सामने का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां सैकड़ों की तादाद में एक पूरी सेना खड़ी थी। सबके शरीर सड़ चुके थे और चेहरों पर नकाब थे। वे किसी आदेश के इंतजार में बिल्कुल खामोश खड़े थे। यही वे फाइनल अमर सैनिक थे जिन्हें बनाने का सपना देखा गया था, बिना किसी दर्द, डर या रहम के सिर्फ मारने वाले सैनिक। लेकिन जैसे ही टीम अंदर कदम रखती है, वह पूरी सेना जाग उठती है। किसी तरह जान बचाकर बाकी लोग नीचे की तरफ भागते हैं। अब लड़ना नामुमकिन था, सिर्फ जान बचाना ही रास्ता था। भागते भागते वे उसी कंकालों से भरी डरावनी जगह पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें अपने उस घायल साथी की लाश मिलती है, जो अब सिर्फ एक खाली खोल बन चुकी थी। इसी बीच एक जीव बैन पर हमला करके उसे गंभीर घायल कर देता है। बैन की हालत बिगड़ती देख उसकी प्रेमिका घबरा जाती है। उसे लगता है कि बैन मर जाएगा। डर के बावजूद वे रुके बिना आगे भागते रहते हैं। इसी डर में वह एक खौफनाक फैसला लेती है। वह वही सुनहरी ट्यूब निकालती है और लिक्विड को बैन के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। उसे लगा कि यह दवा बैन को बचा लेगी, पर वह अनजान थी कि उसने क्या कर दिया है। उधर वे अमर सैनिक उस हिस्से तक भी पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन और जेसिका थे। दोनों किसी तरह वहां से निकल भागते हैं, लेकिन वह जापानी सैनिक वहीं रुक जाता है। वह अपने हथियार डालकर सरेंडर कर देता है। लेकिन उन क्रिएचर्स के लिए सरेंडर जैसी कोई चीज नहीं थी। उनके लिए हर इंसान सिर्फ एक शिकार था। आगे बढ़ते हुए बैन की प्रेमिका उसे एक अलग रास्ते में छुपा देती है, लेकिन जल्द ही वह लिक्विड बैन पर असर दिखाने लगता है। वह धीरे धीरे इंसानियत खोने लगता है। देखते ही देखते बैन पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और सबसे पहले अपनी ही प्रेमिका को मार देता है। यह साबित हो गया कि वह लिक्विड सच में काम करता है। इसके बाद बैन कैप्टन और बचे हुए सैनिक पर टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। कैप्टन मारा जाता है और आखिरी सैनिक भी संघर्ष करते हुए ढेर हो जाता है। वे अमर सैनिक बेहद चालाकी से हमला कर रहे थे। अंत में जेसिका को छोड़कर पूरी टीम मारी जाती है। जेसिका किसी तरह पानी के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब होती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर आती है, उसके सामने वही अमर सैनिक खड़ा होता है। धीरे धीरे वह पूरी भयानक सेना बाहर निकल आती है और आगे बढ़ने लगती है। अब साफ है कि एक नई जंग शुरू होने वाली है, जहां ये अमर सैनिक लोगों को चुन चुन कर खत्म करेंगे और हमारी यह कहानी इसी खतरे के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।